हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस। आई होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं और कोरोना से बचे हुए हैं। दोस्तों, कल के लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ। एक क्वेश्चन था हमारा जिसमें कि आप सबके काफ़ी कमेंट्स पड़े एंग्लो इंडियन के बारे में। हमारी काफ़ी कोशिश रहती है, लेकिन ये चीज़ मेरे ध्यान में नहीं थी और आपने थैंक यू आपका कि मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन मिली। तो देखिए, इसकी थोड़ी करेक्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कहा था कि जो दो एंग्लो इंडियन हैं, ठीक है जी, जिनकी नॉमिनेशन होती थी वो अब कैंसिल हो गई है। तो अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 550 लोकसभा की। और अब नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने हो गए हैं? सिर्फ 12 राज्यसभा में। ठीक है जी। तो ये थी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और अगर आप लोकसभा की वेबसाइट में जाएंगे, लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहाँ पे भी देखेंगे कि उन्होंने भी वहाँ पे अभी करेक्ट नहीं किया हुआ है। वहाँ पे भी स्टिल यही वाली चीज़ पुरानी वाली लिखी गई है और काफ़ी बुक्स में भी यही चीज़ लिखी गई है। तो थैंक यू सो मच, आपने बताया हमें और हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ ये आपकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से पॉलिटी के क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी है कि तीन ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेन नहीं है, फॉरेस्ट। ठीक है जी। ये तीन टाइप की होती हैं। दूसरा है, टू क्रिएट ऑल इंडियन सर्विसेज एक बिल रिक्वायर होता है जिसको लोकसभा और राज्यसभा में पास करना पड़ता है। ठीक है जी। तो इसमें से सही जवाब क्या है? इसकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जी हाँ दोस्तों, इसमें सिर्फ ये वाली करेक्ट है। ये वाली करेक्ट क्यों नहीं है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। और इसका सही आंसर क्या है? ओनली वन। आइए जानते हैं क्यों। तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं वो आर्टिकल 312 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी। मतलब कि क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है जी। और सिर्फ राज्यसभा के पास ही राइट है टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे काफ़ी टाइम से चला हुआ है डिबेट पे कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होनी चाहिए, क्योंकि हर स्टेट की अपने जुडिशियल सर्विसेज होती है, तो क्यों ना एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हो, क्योंकि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा लैग करता है, काफ़ी ज़्यादा केस पेंडिंग है। ठीक है जी। तो ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने के लिए राज्यसभा इज़ द परफेक्ट, मतलब कि यही कर सकता है, लोकसभा नहीं कर सकता है। ठीक है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर से दो स्टेटमेंट्स दी हैं। तो ये स्टेटमेंट है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव से वो 7th शेड्यूल में प्रोवाइडेड है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि पार्ट 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जी हाँ दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड पार्ट है, ये 7th शेड्यूल में नहीं है, तो ओनली 2। चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत पार्ट 4 जो है वो किससे डील करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोस्तों, ईपीएफओ एग्ज़ाम में आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्लीज़ रट के जाना, मतलब कि खा जाना इसको पूरे तरीके से। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से क्वेश्चन टकरेगा ही। ठीक है जी। और ये हमारे डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। ठीक है जी। तो आर्टिकल 50 जो है वो बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ठीक है जी। तो ये आ गया एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी। तो इसका सही जवाब क्या है? नॉट है। इसका सही जवाब है स्पीकर ऑफ लोकसभा। वो क्यों है? देखिए, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, ठीक है जी, जो लोअर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक है जी, उसमें
प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है जी, उनको प्रेसिडेंट नहीं चूज़ करते हैं, ठीक है जी। और उनका मतलब सिंपल मेजॉरिटी जो होती है मेंबर्स प्रेसिडेंट, उनके वोटिंग के थ्रू इनको चुना जाता है, ठीक है जी। लेकिन जो चीफ जस्टिस जो ऑफ इंडिया जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, अब देखिए अपॉइंटमेंट और ओथ में डिफरेंस है, अपॉइंटमेंट और ओथ में डिफरेंस है, ठीक है जी। तो अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। और ओथ जो है अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो वो कौन देंगे? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये देखिए एक और फैक्ट निकल आया, ठीक है जी। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है उनको डिफेंस फोर्सेस का। इसलिए जब भी कभी कोई पार्टी हो रही हो आपके इंडियन एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड में, और लास्ट में जब भी आपका डिनर वगैरह जो फिनिश होता है तो उसमें जो जाम होता है, जाम मतलब या तो ड्रिंक हो गया या पानी हो गया, कुछ भी हो गया, वो हमेशा किसके नाम पे होता है? टू द प्रेसिडेंट। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एग्ज़ाम में नहीं पूछी जा सकती बट काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फिर से स्टेटमेंट्स आए हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रेजिडेंस का नाम है 7 रेस कोर्स। दूसरा है दूसरी जो हमारी स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति भवन जो है वो डिज़ाइन किया था एडविन लिटन ने। तो इसकी सही जवाब क्या है? सही जवाब इसका है, ये गलत है, ये सही है, तो ओनली 2, ठीक है जी। तो 7 रेस कोर्स क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस का नाम था, है नहीं था। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और इसको ये कहाँ सिचुएटेड है? रायसीना हिल। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि रायसीना हिल का क्या महत्व है, रायसीना हिल से रिलेटेड क्या हुआ था, ठीक है जी। और जो 7 रेस कोर्स है वो प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस का नाम होता था, लेकिन अब उसको क्या है? वो उसको कहते हैं लोक कल्याण मार्ग। ये अपडेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से स्टेटमेंट्स हैं। आप बोलेंगे सर स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट डाल दिए, बट क्या करें। चलिए, तो इसका स्टेटमेंट है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी है, पहली स्टेटमेंट है। माफ़ कीजिएगा। दूसरी स्टेटमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। तो ये 2 स्टेटमेंट है। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? जी, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। तो नन ऑफ द अबव। वो क्यों है उसके बारे में जानते हैं। वो इसलिए जी कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो है, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होते हैं? ये हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं, मतलब सबसे सीनियर मोस्ट जो सिविल सर्वेंट है वो होते हैं, ठीक है जी। और ये डायरेक्ट किसके चार्ज के अंडर होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के चार्ज के अंडर होते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर डायरेक्टली काम करते हैं और सबसे सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं, ठीक है जी। और ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन किसके होते हैं? सिविल सर्विसेज बोर्ड के। ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ के अंडर आते हैं। उसका सिंपल रीज़न बताते हैं। देखिए जी, हमारे जितने भी न्यूक्लियर आर्म्स हैं या कंट्रोल्स हैं, ठीक है जी, वो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर ही आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है राज्यसभा को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है जी। दूसरी स्टेटमेंट है कि राज्यसभा का जो टेन्योर है वो परमानेंट है। तो इसमें क्या कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है? ओनली 2। वो इसलिए कि राज्यसभा जो है वो परमानेंट बॉडी है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। कुछ फैक्ट्स बहुत कॉमन है बट उन्हें याद करना ज़रूरी है, जो कि कभी डिसोल्यूशन नहीं होती है, मतलब कभी डिसॉल्व नहीं होती है। लोकसभा हो जाती है, ठीक है जी, राज्यसभा चलती रहती है, लेकिन इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं हर दूसरे साल और नए इलेक्टेड मेंबर्स से आते हैं उनके। जैसे अभी आपको याद होगा कि गुलाम नबी आज़ाद जी जो हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी जो हैं
वो अभी रिटायर हुए थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और इनके बीच की जो वार्तालाप हुई थी प्राइम मिनिस्टर में, वो काफ़ी भावुक थी। ठीक है जी। तो हर मेंबर जो है वो कौन से कितने टर्म के लिए होते हैं? 6 ईयर्स। ये देखिए 6 ईयर्स। तो आपके कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लोकसभा में कितना है, राज्यसभा में कितना है। ठीक है जी। और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो हमारे चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है जी, ये इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कस्टोडियन का मतलब क्या होता है? देख रेख करने वाला, देख रेख। ठीक है जी। कस्टोडियन भी बोल सकते हैं, गार्डियन भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें कौन है? द प्रेसिडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट। जी हाँ, इसका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, जो एक्चुअल में नॉमिनल कस्टोडियन जो होता है ना, नॉमिनल कस्टोडियन, वो द प्रेसिडेंट होता है। अब नॉमिनल कस्टोडियन का मतलब क्या होता है? हमारे जितने भी सरकारी काम हो रहे होते हैं ना, वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, क्योंकि हमारे नॉमिनल हेड कौन है? द प्रेसिडेंट। ठीक है जी। लेकिन जो आइडल कस्टोडियन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही है। जैसे कि कोई आपने लॉ पास करा या बिल पास करा, या कोई भी ऐसी घटना हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेता है, मतलब कि उन्होंने देखा कि कोई ऐसी घटना हो रही है कंट्री में जो कि अगेंस्ट द लॉ है, तो उसका ले लेता है। तो ये रखवाला भी कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है जी। तो इसे सुप्रीम कोर्ट को हम रखवाला भी कह सकते हैं। ठीक है जी। और ये लॉजिकल है, प्राइमरी कस्टोडियन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये इंटरप्रेटर और गार्डियन भी है। इंटरप्रेटर का मतलब है कि आपके कोई भी लॉ आ रहे हैं, जैसे कि कुछ साल पहले क्या आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। किसने करा था? सेंटर ने करा था, और इसको नल एंड वॉइड कर दिया था। नल एंड वॉइड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपका गार्डियन है, प्रोटेक्टर है, रखवाला है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाई कोर्ट जजेस एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। मतलब कि अगर उसे रिज़ाइन करना है तो किसके पास देगा? प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल क्यों है उसको जानते हैं। इसका सही जवाब वैसे क्या है? इसका सही जवाब है द प्रेसिडेंट। ठीक है जी। तो हाई कोर्ट के बारे में जानने से पहले देखिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ठीक है। और दूसरे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन अपॉइंट करते हैं? वो भी प्रेसिडेंट करते हैं, और हाई कोर्ट भी। ठीक है जी। तो मतलब कि अपॉइंटमेंट जो है वो सारी प्रेसिडेंट ही करेंगे। लेकिन ये लेकिन क्या है? ओथ जो है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है जी। ओथ डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि चीफ जस्टिस की जो ओथ है वो प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है जी। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ना हुआ तो कौन करेगा? सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कौन करेगा? वो करेंगे गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो ये है, ओथ डिफरेंट होती है, अपॉइंटमेंट डिफरेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखिए जी, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है, इनकी जो हमारी टेरिटरी है किस हाई कोर्ट के अंडर आती है? तो अभी अंडमान निकोबार की कहाँ है? ये आती है कैलकाटा वालों की। तो अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि लक्षद्वीप आइलैंड की कौन से जुरिस्डिक्शन कहाँ पे आती है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये स्टेटमेंट दी है कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो 1959 में इंट्रोड्यूस हुआ था। दूसरी स्टेटमेंट है कि जो फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज वाज राजस्थान। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। कुछ क्वेश्चंस आपके बिल्कुल इस तरीके से आते हैं, फैक्चुअल हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि अब राजस्थान है कि आंध्र प्रदेश है कि तमिलनाडु है, कन्फ्यूजन आता है या ईयर आ जाता है। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे MCQs आज के ख़त्म हुए। आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं कल की एरर के लिए।
हमारी कोशिश पूरी रहती है, लेकिन कई बार हमारे से भी गलतियाँ हो जाती हैं, उसके लिए माफ़ी। और आई होप आप सब ढंग से पढ़ रहे हैं। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अच्छे से खाइए, स्वस्थ रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।